प्रीवियसली जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, उसी को ज़रा कंपाइल कर लीजिएगा। यानी कि जो मेन index.html होगा आपका, उसको रन कर लीजिएगा। रन करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, आप जो है क्रिएट कर सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड, के बाद ही आप लॉगिन कर रजिस्टर कर लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एडमिन पैनल खुलेगा। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, उसमें एडमिन पैनल का यूआई थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया था। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से आप पढ़ेंगे चीज़ों को, वो समझ लीजिए सबसे। हमारा ये प्लेलिस्ट है, इसमें 2 तरीके के वीडियोज़ आ रहे हैं। देखिए, इस प्लेलिस्ट में पहले ये चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए कैसे पढ़ना है। इनके इसमें जो है 2 तरीके से वीडियो अपलोड हो रहा है। एक तो क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है और दूसरा एक अदर्स रिकॉर्डेड वीडियो है, यानी कि क्लास के बाहर रिकॉर्ड करके मैं जो है डालता हूँ। क्योंकि क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जो होता है, वो कभी-कभी क्या होता है, अटकता है। ठीक है? इसको भी सॉल्व इसका भी सॉल्यूशन देखा जा रहा है। ठीक है? आपको क्लास का ही रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो, जब तक नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं आपको अलग से भी एक रिकॉर्डेड वीडियो दूँगा। जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको फर्स्ट लेक्चर का कोई अलग से रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, ये क्लास का ही वीडियो है। ये पार्ट 2 है देखिए, पार्ट 2 का एक अलग रिकॉर्डेड वीडियो, ये पार्ट 2 है। ठीक है? तो फर्स्ट देखना है, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, चाहे आप ये देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए। अगर आपको ये सही लग रहा है कि ये वीडियो भी सही है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो इसको फ़ॉलो करिए। ठीक है? इसी तरीके से पार्ट 3 का भी एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है और एक क्लास के बाहर का रिकॉर्डेड वीडियो है, आउट ऑफ क्लास। तो इसको भी आप देख सकते हैं, और या तो इसको देख सकते हैं, पार्ट 3 को। लेकिन पार्ट 4 में आप इसको मत देखिएगा। पार्ट 4 में क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो, उसको मत देखिएगा। उसको ना देखने के जो है अच्छा है, मतलब उसको नहीं देखना है आपको, आपको ये वाला पार्ट देखना है। भले ही आपने अभी तक यहाँ जो है ये वाला ये नहीं देख रहे हैं क्लास के बाहर का वीडियो, क्लास को ही फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन पार्ट 4 को आपको इग्नोर करना है, यही पार्ट देखना है। क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको इग्नोर कर देना है, ये पार्ट देखना है। जब आप ये पार्ट देख लेंगे, तो आपका भी इतना काम हो जाएगा जितना मेरे में अभी दिख रहा है आपको। ठीक, कुछ इस तरीके से आपका भी सारा काम हो जाएगा, सारा सेटअप हो जाएगा जो भी करवाएँ। तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि इसको देखिएगा, क्लास का पार्ट 4 नहीं देख कर के इसको देखिएगा, ठीक है? अगर आप क्लास को फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, जैसे पार्ट 1 है क्लास का, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है क्लास का, पार्ट 4 है, तो पार्ट 3 तक आप क्लास का देख लीजिए। फिर पार्ट 4 में आप क्लास का मत देखना, ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो। अगर आप क्लास के बाहर का फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो क्लास फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 2 देखना है, फिर ये पार्ट 3 है, फिर ये पार्ट 4 है। तो 2 वर्ज़न आपको वीडियो के मिल रहे हैं, एक तो क्लासेस का, एक क्लास के बाहर का। ठीक है? तो जिसको भी आप फ़ॉलो कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, बस अगर क्लास को फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो ये पार्ट 4 मत देखें, और फ़ॉलो एक को ही करना है, क्योंकि एक को ही आपको कंप्लीट करना है, दोनों नहीं कंप्लीट करना है। ठीक है? क्योंकि ये इसका सेकंड वर्ज़न है, ये क्लास का वर्ज़न है, इसके अलावा एक सेकंड वर्ज़न है। ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 का रिकॉर्डिंग अगर सही नहीं होगा, तो इसके लिए ये रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो थोड़ा अटकता है, मेरी वॉइस कभी आगे-पीछे चल रही है, इसलिए मैं अलग से एक रिकॉर्डेड वीडियो दे देता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप पार्ट 4 पे पहुँचे, तो इसको ना देख कर के इसको देखिएगा। जब आप ये कर लेंगे, तो आपका भी मेरे ही जैसा इतना काम कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्ट 5 में आपको फिर से यही वीडियो देखना है। पार्ट 5 में क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो। चलिए ठीक है, आगे काम करेंगे हम। तो सबसे पहले इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, तो ये एक्टिव होना चाहिए। हम ब्लॉक्स तो खुल गया, पे क्लिक करने पे डैशबोर्ड तो खुल गया, इस पे क्लिक करने पे ये एक्टिव हो जाना चाहिए। मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी यही एक्टिव है, ठीक है? तो ऐसा करने के लिए देखिए, एक्टिव करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो एडमिन होगा, इसके अंदर से index.html ओपन कर लीजिएगा। इसमें जो है, जो आपका एलाइज़ हैं सारे साइड नेम में, देखिए, ठीक है? एक्टिव लगाया गया है। तो ये एक्टिव क्लास कहाँ सेलेक्ट किया गया है, यानी कि ये जो एक्टिव क्लास है, ये सेलेक्ट किया गया है यहाँ सीएसएस में, index.css नीचे की तरफ, इसका बैकग्राउंड कलर देने के, ठीक है? अगर इसमें एक्टिव लगा होगा, हाँ, देखिए, अगर उसमें एक्टिव लगा होगा, तो ये बैकग्राउंड कलर पहले वाले में लग जाएगा। अगर मैं यहाँ से अभी एक्टिव हटा दूँ, नोटिस कीजिएगा यहाँ ये कलर नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि लास्ट वाला पहले से एक्टिव रहे, तो लास्ट वाले एलआई में आपको एक्टिव लगाना है। लास्ट वाला एलआई है, क्लास नेम का यूज़ करेंगे, सॉरी, क्लास का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम एक्टिव लगा देंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके से है काम। अब ये लास्ट वाला एक्टिव हो जाएगा। तो पहला जब हमारा फर्स्ट टाइम एडमिन पैनल खुले, तो मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड एक्टिव रहे, इसलिए मैं डैशबोर्ड में एक्टिव लगाता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। डैशबोर्ड में लगाया, यहाँ भी लगाया, तो अब क्या होगा, ये दोनों ही एक्टिव रहेगा, लेकिन मुझे किसी एक को ही एक्टिव रखना है। जब क्लिक करूँ तब ये एक्टिव हो। उसके लिए यहाँ से एक्टिव हटाइए, और यहाँ पर आपको मेन्यू हाइफ़न
आइटम ये क्लास दे देना, न्यू हाइफ़न आइटम। तो कॉपी कीजिएगा कंट्रोल सी करके, तीनों में आपको क्लास देना है। ये वाला एलआई भी है दूसरा, इसमें भी आपको क्लास देना है मेनू आइटम, और जिसमें एक्टिव लगा होगा उसमें भी आपको क्लास दे देना मेनू आइटम। ठीक है? इस तरीके से। अभी पहले से इसमें एक्टिव लगा के रखेंगे तो ये पहले से एक्टिव दिखेगा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये एक्टिव हो जाए। उसके लिए मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करना होगा जावास्क्रिप्ट। इसका जो मेन जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो जेएस फ़ोल्डर है। एडमिन के अंदर जो जेएस फ़ोल्डर है बाहर, एक तो पेजेज़ के अंदर भी जेएस फ़ोल्डर है। पेजेज़ के अंदर नहीं जाना, बाहर जो आपका सीएसएस है और जेएस है, उसके अंदर से index.js ओपन करना है। ऊपर की तरफ आपने काम कर रखा है ग्लोबल वेरिएबल के लिए, तो ग्लोबल वेरिएबल हमें सेलेक्ट करना है कांस्टेंट बनाएगा इस तरीके से मेनू आइटम्स के नाम से, और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डॉट ला करके हम मेन्यू आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे। हम चाहें तो डॉक्यूमेंट के अंदर से ना सेलेक्ट करके साइड नेब के अंदर से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मेन्यू आइटम है वो आपका साइड नेब के अंदर ही है। ठीक है? तो चाहे आप डॉक्यूमेंट के अंदर से सेलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पर साइड नेब के अंदर से सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके लिए लूप चलाना है और काम करना है। पहले नीचे की तरफ आइए, लास्ट में ही थोड़ा काम कर लेंगे हम। यहाँ नीचे की तरफ इंड राउटिंग स्टार्ट स्टार्ट जो है, यहाँ पर हमारा मेन्यू एक्टिव कोडिंग इस तरीके से मैंने कमेंट पास किया, और यहाँ पर मैं एंड मेन्यू एक्टिव कोडिंग ये लिख देता हूँ तरीके से। और यहाँ पर आ जाएंगे, सबसे पहले जो आपका मेन्यू आइटम्स है इसके लिए डॉट फॉर ईच लूप चलाएंगे, तो फॉर ईच डिफाइन कीजिएगा, फॉर फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम जितना भी आइटम है हमारा उसको रिसीव कर लेंगे, यानी कि जितना भी मेन्यू है वो सब रिसीव कर लेंगे, एक एक करके इसमें रिसीव हो जाएगा। अब जिस भी मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे वो अलर्ट होना चाहिए, तो मैंने ऐसे लिखा मेन्यू डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन, फॉलबैक बनाएंगे इस तरीके से। और यहाँ नोटिस कीजिए, अगर मैं अलर्ट करूँ तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा वो अलर्ट होगा। ठीक है? अभी देखिए क्या हुआ, यहाँ क्लिक किया तो ये अलर्ट हुआ। ठीक है? अगर मैं नीचे वाले पे क्लिक करूँगा तो अलर्ट हुआ। तो अलर्ट नहीं करना है, इस पे क्लिक करने पे इसको एक्टिव करना है। बहुत ही सिंपल है, इस पे क्लिक कर रहे हैं उसी पे हमें एक्टिव लगाना है। तो मेन्यू डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पर हम एक्टिव लगा देंगे। इतना ही करना है, एक्टिव आपका लग जाएगा। कीजिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, इसमें एक्टिव लग गया, यहाँ क्लिक करूँगा इसमें भी एक्टिव लग जाएगा। तीनों में एक्टिव लग गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहीं एक्टिव होना चाहिए। यहाँ से रिमूव होना चाहिए। क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ दोनों से रिमूव होना चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको रिमूव करना है। ठीक है? सभी पे लूप चला करके। तो फिर से यहाँ पर मेन्यू आइटम्स के लिए अंदर ही क्लिक करने के बाद लूप चलाएँगे। तो फॉर ईच चला सकते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पर हम बीटीएन रिसीव कर लेंगे, या किसी भी नाम से हम रिसीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बीटीएन, क्योंकि हमने मेन्यू के नाम से बना रखा है, तो यहाँ पर हम आइटम के नाम से रिसीव कर लेते हैं। कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पर, बस ये नाम मत देना। ठीक है? अब क्या करेंगे, जो भी आइटम है उसके लिए हम डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव फंक्शन कॉल कर देंगे, और जहाँ पर भी, क्योंकि लूप चलेगा सभी के लिए, रिमूव कर देंगे हम एक्टिव को। ठीक है? तो पहले ये लूप चलेगा और सब रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जिस पे आपने क्लिक किया है वो उसमें ऐड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो ये हो गया, क्लिक किया मैंने, यहाँ एक्टिव, यहाँ एक्टिव। ठीक है? तो जिस पे अब मैं क्लिक करूँगा वही एक्टिव होगा, कुछ इस तरीके से। परफेक्ट। तो ये था इस चीज़ को कंट्रोल करने का तरीका। मेन चीज़, आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो सीएसएस से आ रहा है। ठीक है? सीएसएस से, और जिसको हमें पहले से एक्टिव रखना है वो हमने पहले से एक्टिव रख दिया, ये चीज़। ठीक है? अब कैटेगरी पे क्लिक किया तो कैटेगरी एक्टिव हो गया। अगर मैंने ब्लॉक्स पे क्लिक किया तो ब्लॉक्स एक्टिव हो गए। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। यही तरीका नहीं है इस चीज़ को कंट्रोल करने का, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही तरीके फॉलो करें। और भी अगर आपको आइडियाज़ मालूम है तो उनको भी आप फॉलो करके इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? तो ये बेहतरीन तरीका है ये, और कम कोड में भी आपका काम हो रहा है। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है? तो ये तरीका फ़ॉलो करके काम करिए। अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है इन चीज़ों में तो आप ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। अब हमें अगला काम क्या करना है? देखिए, जब यूज़र लॉगिन होता है, तो जब कौन-सा यूज़र लॉगिन हुआ है उसका जो डेटा है वो सेशन में हम डाल देते हैं, यूज़र जब लॉगिन होता है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना, ये वाला वीडियो, तो उसमें वो सब कराया गया है। क्लास में इस वाले लेक्चर में नहीं कराया गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो देखिएगा, इसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है? यानी कि इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए। तो अभी मैंने क्लियर किया, और यहाँ पर नोटिस कीजिए, ये जो हमारा एप्लीकेशन होगा इसमें जाना है। इसमें सेशन स्टोरेज में यूज़र का इन्फो आ जाता है, जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है सेशन में। लोकल स्टोरेज में तो है ही है, सेशन में हम स्टोर कर रहे हैं। तो सेशन में क्यों स्टोर किया जाता है, उसका रीज़न है। ठीक है? वो चीज़ मैंने उसी वीडियो में समझाया है आपको, और यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ, सेशन में डेटा इसलिए स्टोर करते हैं ताकि जब तक ब्राउज़र खुला हुआ है तब तक ये डेटा रहे।
और लोकल स्टोरेज में परमानेंट डेटा रहता है। ब्राउज़र आपका क्लोज़ हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटा आपका वैसे ही पड़ा रहेगा इस वाले लोकेशन, जो लोकेशन है इस पे। लेकिन सेशन का डेटा जैसे ही आप ब्राउज़र क्लोज़ करेंगे डिलीट हो जाता है, ऑटोमैटिक डिलीट हो जाता है। तो लॉगिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेशन में रखेंगे, ठीक है? ताकि ऑटोमैटिक डिलीट हो जाए। और यहाँ देखिए जब इसको हम क्लोज़ कर देते तो इसका ओपेसिटी 0 होना चाहिए ताकि जो है कंटेंट ना दिखे। पहले तो सीएसएस में आइएगा और ऊपर की तरफ जाएँगे, तो हमारा साइड नेम है, साइड नेम जब ये क्लोज़ रहेगा तो हमें ओपेसिटी इसका 0 कर दें। ओपेसिटी 0 कर दीजिए, लेकिन जब ये ओपन होगा तो ओपेसिटी 1 भी करना है, तो ओपेसिटी 1 कर दीजिए। ट्रांज़िशन के ऊपर 0 की। अब देखिए, अगर अब ये क्लोज़ रहेगा, कुछ इस तरीके से, परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हमने एक्टिव भी कर लिया। मैं ये कह रहा था कि हमें जो सेशन का डेटा है वो रीड करके यहाँ कहीं मतलब यहाँ शो करना है उसका नेम और यहाँ पर हमें उसका जो है फर्स्ट कैरेक्टर शो करना है, नेम का फर्स्ट कैरेक्टर। तो उसके लिए देखिए जब हम लॉगिन करते हैं, सबसे पहले तो इन चीज़ों को कट कर देते हैं। यहाँ से जब हम लॉगिन करते हैं और एडमिन पैनल को भी सिक्योर करना है। ये जो जीएस होगा जहाँ से आपने पेज होम पेज का जो पेजेज़ होगा, जो एडमिन के बाहर जो पेजेज़ है, उसका जो जीएस होगा उसके अंदर से लॉगिन डॉट जीएस ओपन यहाँ देखिए जब हम लॉगिन करते हैं तो सेशन स्टोरेज में डेटा स्टोर करते हैं। ये सेशन स्टोरेज में डेटा स्टोर करने का काम होता है और ये जो काम कर रहा है ये लाइन, ये पासवर्ड को डिलीट करने का काम कर रहा है डीबी रिस्पॉन्स के अंदर। देखिए जो भी आपका जो है स्टोर होने वाला है डेटा उसके अंदर से पासवर्ड डिलीट करके तब ये सेशन स्टोरेज में स्टोर कर रहा है। हाँ देखिए ज़रा पासवर्ड इसमें नहीं आना चाहिए। देख लेते हैं। ये देखिए सिर्फ ईमेल मोबाइल नेम आया, पासवर्ड नहीं आया। ये पासवर्ड नहीं स्टोर करते हैं। ठीक है। अब क्या करना है हमें, यही चीज़ रीड रीड करना है और इसको भी सिक्योर करना है ना हमें। तो हम ये चेक करेंगे कि जब भी ये पैनल खुलेगा तो हम चेक करेंगे क्या सेशन में डेटा है, तभी हम खोलने देंगे, अदरवाइज़ हम सीधा होम पेज पे भेज देंगे। इसका जो index.js है एडमिन का, एडमिन के अंदर सीधे जो जेएस फ़ोल्डर है उसके अंदर index.js होगा। ऊपर की तरफ है हम ये काम करने वाले। ऊपर की तरफ जाइए ज़रा और यहाँ पर हम सबसे पहले एक कमेंट पास करेंगे, स्टार्ट एडमिन सिक्योरिटी कोडिंग तरीके से, ठीक है? यहाँ हमें सेशन ही हमारे पास एक तरीका है, थोड़ा-सा हम सिक्योर करने के लिए एडमिन पैनल डायरेक्ट ना खोले, यहाँ एंड डिफाइन करेंगे। और यहाँ कंसोल और डॉट लॉग सर्च कीजिए इस तरीके से और फिलहाल सेशन स्टोरेज के अंदर से डॉट गेट आइटम फंक्शन कॉल करिए और जो यूज़र इन्फो की आपने बनाया था उसको रीड कर लीजिए। यूज़र इन्फो इस तरीके से की बनाया गया है। याद रहे की नेम आपको उस तरीके से लिखना है जब यहाँ पर आपने लॉगिन करते हुए यानी कि लॉगिन डॉट जेएस में जिस तरीके से आपने स्टोर करते समय की बनाया होगा। तो देखिए सेशन स्टोरेज में जब हमने स्टोर किया, ये लॉगिन डॉट जेएस खोलिए, यहाँ पर लॉग सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज़र इन्फो इस तरीके से हमने लिखा है, तो इसी तरीके से हम वहाँ पर रीड करेंगे। यहाँ पर index.js में यहाँ पर, ठीक है? तो अभी हमने कंसोल किया है तो क्या होगा नोटिस कीजिए, अगर हम कंसोल डॉट यानी कि कंसोल में जाएँ, तो हमें डेटा मिल जाएगा। ये देखिए डेटा मिल गया, लेकिन अगर ये की हम डिलीट कर दें, अभी की है इसलिए डेटा मिल रहा है। अगर की डिलीट कर दें, सेशन स्टोरेज पे क्लिक कीजिएगा और इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कीजिएगा, यूज़र इन्फो है, ये आपको दिख जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है लॉगिन करने के बाद, अगर आपको नहीं दिख रहा है लॉगिन करने के बाद, तो आपको लॉगिन डॉट जेएस में जाना है और ये 2 लाइन लिखना है। ये 2 लाइन लिखना है पासवर्ड मैच करने के बाद। सीधा लोकेशन पे भेज रहे थे, लेकिन आपको ये लाइन लिखना है, उसके बाद ये लाइन लिखना है। देख लीजिए बस इतना ही लिखना है। तो आपको भी लॉगिन करने के बाद सेशन स्टोरेज में ये डेटा दिखने लगेगा। ये डेटा सेशन स्टोरेज में दिखने लगेगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है? अब यहाँ से अगर हम डिलीट कर दें, इसको अगर हम डिलीट कर दें, तो नोटिस कीजिएगा एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे और कंसोल में जाएँगे, तो यहाँ पर कंसोल में नल आएगा। ये देखिए नल आ गया, तो इसी का फ़ायदा उठाएँगे। अगर नल है ये, तो हम इस पे यहाँ यहाँ नहीं रुकने देंगे, कि हम सीधा होम पेज पे भेज देंगे। तो यहाँ आ जाइए, ये रहा index.js ये है और इसी पे हम कंडीशन लगा देंगे। पहले तो ये पूरा जो आपका कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर डिफाइन कीजिए इफ सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र इन्फो इज़ इक्वल्स टू नल। अगर नल के बराबर है, यानी कि नल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे सीधा इसको होम पेज पे भेज देंगे। तो विंडो डॉट लोकेशन इसका यूज़ करेंगे लोकेशन डॉट href और इसको हम होम पेज पे भेजने के लिए हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट यूआरएल डालना है, तो यहाँ आइए और ये जो आपका होम का index.html होगा, इस पे राइट क्लिक कीजिए और ओपन विद लाइव सर्वर।
अब ये जो यूआरएल मिला इसको कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके और यहाँ पर ला करके पेस्ट कीजिए के वैल्यू में। तो अब ये होम पेज पे आपको भेज देगा अगर उस सेशन नहीं होगा तो। फॉर एग्जांपल अभी होम पेज पे चला जाना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को रिफ्रेश करें ना तो ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है दैट्स वाई। अगर अब देखिए ये सीधा होम पेज पे चला जाएगा, ये देखिए ऑटोमेटिक चला जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब अगर आप एडमिन पैनल का index.html डायरेक्ट रन करेंगे ना तो ये सीधा होम पेज पे जाएगा। देखिए एडमिन का index.html है ये, अगर मैं ओपन में लाइव सर्वर करूँ तो सीधा होम पेज खोलेगा, ये देखो। ठीक है, सीधा होम पेज खोलेगा। इसीलिए जो है ये हो गया आपका काम। तो अभी हमें यूज़र इन्फो का डेटा चाहिए, तो ऊपर की तरफ चलिए ज़रा। ऊपर की तरफ एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से वेरिएबल बनाइएगा, कांस्टेंट नहीं बनाइएगा। ठीक है, यूज़र इन्फो के नाम से, और इसमें एम्पटी को असाइन करके अगर ये चीज़ चल गया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। यहीं से अगर हम पर ठीक है, ये होम पेज पे चला जाएगा। एक बार रिटर्न यहाँ से लगाते हैं और फिर से देखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कट करेंगे और यहाँ फिर से यहाँ पर आएंगे और जो एडमिन का index.html होगा ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये होम पेज पे जाना चाहिए। देखिए नहीं जाया, नहीं गया, तो रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना है यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना है, डायरेक्ट ये चीज़ लिखना है। विंडो से लोकेशन से लगाएंगे तो ये देखिए अब ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यूज़र का इन्फो चाहिए हो। तो यहाँ पर यानी कि ये चीज़ चेक करने के बाद, तो अगर है तभी नीचे का कोड आएगा, नहीं तो ये होम पेज पे चला जाएगा। तो अगर है तो हम क्या करेंगे, सेशन स्टोरेज के अंदर से सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर से यही सेम चीज़ रीड करेंगे, यूज़र इन्फो। ठीक है, यहाँ पर तरीके से, और इसको किस में रखेंगे, हम इस यूज़र इन्फो में रखेंगे। ऐसे लिखेंगे यूज़र इन्फो इक्वल्स टू यूज ये चीज़, लेकिन इसमें एक स्ट्रिंग आ रहा है तो हम पार्स कर लेंगे। तो फ्लेक्स कर लीजिएगा, जेसन डॉट पार्स फंक्शन कॉल कीजिए और इस चीज़ को स्टोर कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो यूज़र इन्फो है इसको अगर आप कंसोल और डॉट लॉग करेंगे ना तो नोटिस कीजिएगा इसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, यूजर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। यहाँ पर जा करके देखेंगे कंसोल में, तो हमें यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, लेकिन लॉगिन करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ से आप लॉगिन भी करिए ज़रा। लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ से मैं सबमिट किया, ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए कंसोल में आ गया ना यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये देखिए। ठीक है, तो इसका जो नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर, जैसे जस्ट फॉर कोड नेम है तो जस्ट यानी कि जो जे है वो प्रिंट करना है हमें यहाँ पर, और जो हमारा पूरा नेम है वो कहाँ प्रिंट करना है, वो यहाँ हमें प्रिंट, यहाँ पर, यहाँ जहाँ ब्लॉगिंग लिखा हुआ है। पहले तो इसको हम चेक कर लेते हैं कि ए कहाँ लिखा है पेज में। तो इंडेक्स डॉट टीएमएल में ही कंट्रोल एफ करिएगा और इसमें फाइंड करिए बटन, ये तीनों बटन है। ठीक है, फा बेल, और ये जो आपका दूसरा वाला बेल वाला है इसमें आपको इनवेलप डिफाइन कर देना है, इनवेलप लिख दीजिएगा। और तीसरा वाला है यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसमें कुछ क्लास दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया जो है फर्स्ट हाइफन कैर, यानी कि हम इसमें फर्स्ट कैरेक्टर शो करने वाले हैं, इसलिए फर्स्ट कैर मैंने इसमें क्लास दे दिया। कॉपी कर लूँगा कंट्रोल सी करके, और ये आपका पेज कंटेंट के अंदर होगा। ये जो चीज़ है ना ये पेज कंटेंट के अंदर होगा। ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा ब्लॉगिंग जहाँ लिखा हुआ है, तो उसमें जो है आपको डिफाइन कर देना है फिलहाल यहाँ पर ब्रांड नेम, ब्रांड हाइफन नेम ये डिफाइन कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, सेलेक्ट करेंगे हम इस चीज़ को। यहाँ सेलेक्ट करना है हमें ऊपर की तरफ जो हमारे पास सारे ग्लोबल वेरिएबल हैं। यहाँ पर आपको एक वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है, ज़रा इस तरीके से लेट सॉरी कांस्टेंट ब्रांड नेम, ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आपका साइड नेम के अंदर है तो हम साइड नेम के अंदर से इस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। तो साइड नेम डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डॉट ला करके ब्रांड हाइफन नेम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें कांस्टेंट बनाना है फिर से ज़रा एक और, इसके नाम से, ये जो हमारा फर्स्ट केयर है तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया फर्स्ट केयर, और हम जो है पेज कंटेंट के अंदर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो पेज कंटेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर को, ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर आपको यूज़र इन्फो के अंदर से फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करना है फर्स्ट केयर में, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट केयर डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारा यूज़र इन्फो है, यूज़र इन्फो इसके अंदर से नेम, और नेम का जीरो इंडेक्स रीड कर लेंगे। नेम का जीरो इंडेक्स रीड कर, फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए जे प्रिंट हो गया। इनवेलप आया नहीं, तो इनवेलप का मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो यहाँ जाएंगे और फिर से फाइंड करेंगे हम, हमने इनवेलप कहाँ लिखा था। इनवेलप ये रहा।
ठीक है, तो इन डेवलप स्पेलिंग सही नहीं है, मेरे को लग रहा है सही है। फिलहाल यहाँ पर आप जो है मेल लिख करके देखिए, क्या मेल मेल का वो आइकन आता है, देख लेते हैं। नहीं आ रहा, ईमेल लिख करके देखिए। ठीक है, इनवेलप का स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था, तो इनवेलप इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख लेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पर पहले ही रहने दीजिए, या आप गियर कर दीजिए ज़्यादा से, गियर। ये हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कैरेक्टर शो हो गया। अब हमें यहाँ शो करना है, यहाँ पर ब्लॉगिंग लिखा हुआ है, यहाँ पर फुल नेम शो करना है। ठीक है, ठीक नीचे इसी को कॉपी पेस्ट कीजिएगा, पर डॉट ये हटा दीजिएगा, फर्स्ट कैरेक्टर नहीं प्रिंट करना है, और यहाँ पर आपको कर देना है ब्रांड नेम। तो जहाँ पर ब्रांड नेम शो करना था वहाँ पर आपका ब्रांड नेम शो हो जाएगा। तो जो भी लॉगिन होगा उसी का शो होगा, ये नहीं कि जस्ट फॉर कोड हमेशा दिखेगा। जो लॉगिन होगा उसी का शो होगा। फॉर एग्जांपल अगर अभी हम होम पेज पे जाएं, चलो ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, जाने की ज़रूरत नहीं है। जब जिस नेम से अकाउंट क्रिएट होगा वही चीज़ यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब हमें कैटेगरी पे काम करना है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो कैटेगरी का फॉर्म सेलेक्ट करना है, और ये जो डेटा है इसको हमें स्टोर करना है। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी है ना, के लिए हमने राउटिंग हैंडल कर रखा है ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स को। तो मैं चाहता हूँ जब मैं कैटेगरी पे क्लिक करूँ तभी इसका जो है सेलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो, नहीं तो नल चला जाएगा। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सारा सेटअप कर रखा है, कुछ करना नहीं है। जो हमारा जहाँ पर हमारा कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल हमारा कैटेगरी कहाँ पर है, एडमिन के अंदर जो पेजेज होगा, एडमिन के अंदर देखिए पेजेज आपका दो जगह पे है, एक तो बाहर है, एक एडमिन के अंदर है। तो एडमिन के अंदर जो पेजेज होगा उसमें आपका जेएस फोल्डर है, इस जेएस फोल्डर में आपको कैटेगरी डॉट जेएस इसके नाम से फाइल बना लेना, और यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट करते हुए फंक्शन बना। तो एक कांस्टेंट बनाएगा इस तरीके से, पहले तो एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बनाएंगे। ठीक है, कैटेगरी फंक्शन के नाम, कैटेगरी यूएनसी फंक्शन, कॉल बैक डिफाइन करेंगे, और यहाँ हम यूज़र इन्फो रिसीव करने वाले हैं। तो जहाँ इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से यूज़र इन्फो भेजेंगे, ये यूज़र इन्फो वहाँ से भेजेंगे जहाँ से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, अब जो कैटेगरी वाला फॉर्म है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो कैटेगरी फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए एचटीएमएल पेजेस के अंदर जो एचटीएमएल है उसके अंदर से कैटेगरी डॉट जीएस, यहाँ पर देखिए फॉर्म में कैट हाइफन फॉर्म क्लास लगा होगा। अगर आप में नहीं लगा हुआ है कैट हाइफन फॉर्म क्लास, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। ठीक है, कैट हाइफन फॉर्म क्लास जो है अब ज़रूर लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, एक वेरिएबल बनाएंगे जरा ठीक से कैट फॉर्म के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से ही डॉट क्वेरी सिलेक्टर फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ पर हम को सेलेक्ट कर लेंगे, टर्मिनेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी कैट फॉर्म पे ऑन सबमिट इवेंट को बाइंड करना है। तो कैट फॉर्म डॉट ऑन सबमिट इवेंट, सबमिट कॉल बैक डिफाइन करेंगे। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गया तो ये काम नहीं करेगा, और इसमें सबसे पहले इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इसको लगा दीजिए, ताकि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो फॉर्म का है वो बंद हो जाए। इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ आपको इवेंट भी रिसीव करना है तरीके से। ठीक है, टर्मिनेट करना है, और अलर्ट अलर्ट में फिलहाल अलर्ट में आपको यूज़र इन्फो के अंदर से जो यूज़र इन्फो आपने रिसीव किया इसके अंदर से डॉट ईमेल प्रिंट कर यूज़र इन्फो के। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ ये फंक्शन कॉल करना होगा। पहले तो यहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया जो हमारा फंक्शन सर्विस है मॉड्यूल के अंदर। तो एडमिन के बाहर है एक मॉड्यूल फोल्डर, इसमें आपका फंक्शन सर्विस है। ये देखिए ये सारे फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हम इंपोर्ट कर लेंगे कैटेगरी फंक्शन को। कैटेगरी फंक्शन यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा आपका, और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। कॉमा से सेपरेट कीजिएगा, और कैटेगरी फंक्शन जो है को एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब ये कॉल कहाँ करेंगे, कॉल तब हम करेंगे जब ये वाला राउट एक्सेस होगा, कैटेगरी वाला राउट जब एक्सेस होगा तब हमें कॉल करना है। तो उसके लिए जो आपका इंडेक्स डॉट जीएस होगा एडमिन के अंदर, इंडेक्स डॉट जीएस होगा, इसमें देखिए राउटिंग का कोड कहाँ पर है, ये देखिए नीचे की तरफ है राउटिंग आपका, है ना, ये रहा हैंडल राउट वाला। अब सबसे पहले तो आपका फंक्शन सर्विस वाला जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट फंक्शन सर्विस आपको इंपोर्ट कर लेना है, और डॉट जीएस लास्ट में जरूर लगा होगा जहाँ पर भी फाइल इंपोर्ट करेंगे। जैसे अभी हमने फंक्शन सर्विस में इंपोर्ट किया कैटेगरी, तो कैटेगरी डॉट जीएस एक्सटेंशन कोड लगाना जरूरी है, और करली ब्रैकेट में ये चीज़ इंपोर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। इंडेक्स डॉट जेएस में भी सेम चीज़ देखिएगा। तो ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है फंक्शन सर्विस में, देखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को करली ब्रैकेट में इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में डॉट जेएस जरूर लगेगा। अब यहाँ पर कंडीशन पास करेंगे, इफ़ इफ़ जो हमारा पाथ है क्या, और ये जो पाथ है हमारा, इसमें जो है इज इक्वस टू स्लेश कैटेगरी, ये आया है।
अगर ये आया है तो हमारे पास कैटेगरी का वाला फंक्शन है फंक्शन सर्विस में। फंक्शन सर्विस के अंदर से हम जो है डॉट कैटेगरी फंक्शन इसको कॉल कर लेंगे और यूज़र इन्फो भेज देंगे। जो ऊपर की तरफ यूज़र इन्फो है आपका, ऊपर की तरफ है, ये देखो ऊपर की तरफ यूज़र इन्फो इसी को भेजना है। ठीक है, उसमें यूज़र का इन्फो रहेगा, वो चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये कैटेगरी डॉट जेएस में यहाँ पर आ जाएगा। उसी के अंदर से आपने ईमेल प्रिंट किया। तो फिलहाल यहाँ पर आइए और फिलहाल अभी आप कुछ भी अगर टाइप करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल प्रिंट हो जाएगा जो यूज़र लॉगिन है उसका। ठीक है, अब हमें ये जो ए है ना, सिर्फ ए ये चाहिए। हमें @gmail.com नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ए चाहिए। इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के लिए आपको यहीं पर डॉट स्प्लिट फंक्शन कॉल करना है, या तो आप इस तरीके से इसको समझिएगा, कंसोल और डॉट लॉग टच करिए और यहाँ पर आप जो है ये जो आपका यूज़र इन्फो है इसी के अंदर से डॉट स्प्लिट के नाम से फंक्शन कॉल कीजिएगा और यहाँ पर आप @ से इसको स्प्लिट कीजिए। ठीक है, तो जब आप @ से इसको स्प्लिट करेंगे तो आपको एक एरे मिल जाएगा कंसोल में। देखिए ज़रा, मैं फिर से जाता हूँ कंसोल में। ठीक है, और ये जो है क्लियर कर लेंगे मैं, और मैंने यहाँ पर सबमिट पे क्लिक, यहाँ पर जो है यूज़र इन्फो डॉट स्प्लिट इज़ नॉट आ रहा है प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिलीट। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम काम करते हैं, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग में नहीं पास करेंगे, एक वेरिएबल बनाइएगा ज़रा की के नाम से, और यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया। ठीक है, प्रिंट किया आपने यूज़र इन्फो और यहाँ की को प्रिंट कीजिएगा, जो की है उसको प्रिंट कीजिएगा। अब देख लेते हैं, तो क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और सबमिट पे क्लिक करना है। अभी भी यही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हमें ईमेल के अंदर से स्प्लिट करना है, तो यूज़र इन्फो डॉट ईमेल लिखना पड़ेगा। यूज़र इन्फो डॉट ईमेल डॉट स्प्लिट ऐसे लिखना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। अब ठीक है, हमने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए तो ए हमें हमारा 0 इंडेक्स पे चला गया और gmail.com फर्स्ट इंडेक्स पे चला गया। एट द रेट से हमने स्प्लिट किया ना, तो एट द रेट के पहले जो होगा वो 0 इंडेक्स पे जाएगा और एट द रेट के बगल में जो होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमें ये 0 इंडेक्स चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम ऐसे 0 को एक्सेस कर लेंगे। अब नोटिस कीजिए, अगर अब हम यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करें तो हमें ए मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ ए चाहिए था। ये चीज़ जो प्रिंट हो रहा है वो यहाँ प्रिंट हो रहा है इंडेक्स डॉट जेएस में, ऊपर की तरफ आपने कंसोल किया था। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाएँगे, ये कंसोल आप हटा दीजिए। जावा इंडेक्स डॉट जेएस एडमिन पैनल का होगा। ये हमने हटा दिया। ठीक है, अब जो है, जो हमने स्प्लिट किया वो हमें मिल रहा है। जो हमने स्प्लिट किया वो मिल रहा है। अब हमें की कैसे बनाना है? क्योंकि जो ईमेल लॉगिन है उसी से रिलेटेड हमें की बनाना है। तो ये हमने ए ले लिया, जो लॉगिन है उसका, और की कैसे बनेगा समझिए ज़रा। जैसे इसमें ए आया है तो हम ऐसे कुछ लिखने वाले हैं, ए अंडरस्कोर कैटेगरी, यानी कि ए का सारा कैटेगरी रहेगा। और इसमें डेटा कैसे स्टोर होगा? अरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, क्योंकि कुछ इस तरीके से पहले एक अरे बनेगा, उसमें ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से सारा डेटा बनेगा हमारा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल इसी में आइए, इसको हम कट कर देते हैं समझाने के लिए आपको क्या। और ये जो आपने स्प्लिट करने का काम किया ये ऊपर भी आप कर लीजिए। ठीक है, ऊपर ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक वेरिएबल बनाइएगा, कांस्टेंट नहीं वेरिएबल बनाइएगा। यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल नेम कैटेगरी के नाम से, और ये जो हमारा एक एम्प्टी एरे हो जाएगा, एम्प्टी एरे। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा सारा कैटेगरी, तो एक काम करते हैं इसको ऑल कैटेगरी कर देते हैं, या हम यहाँ पर कैट डेटा कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा। ठीक है, इसी में एक एक करके पुश करेंगे सारा। पहले तो एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। जो स्टोर होना है वो यहाँ पर है इनपुट फील्ड में, ये स्टोर होना है आपका, ये चीज़ स्टोर होगा ना, तो ये इनपुट फील्ड में है। तो इसी को इसका ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। तो देखिए ज़रा कैसे ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। यहाँ पर लेट ओबीजे इसके नाम से वेरिएबल बनाइएगा और यहाँ पर हम कैटेगरी का वैल्यू डिफाइन कर देंगे हम। ये जो हमारा इनपुट फील्ड भी रीड करना होगा, तो यहाँ पर आप लेट या कांस्टेंट या वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, लेट इनपुट के नाम से। और इसमें एक ही इनपुट फील्ड है, तो ये जो हमारा कैट फॉर्म है इसी के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इनपुट को सेलेक्ट कर लेंगे तरीके से। ठीक है, तो इनपुट सेलेक्ट करके इसमें आ जाएगा। अब इसी इनपुट का वैल्यू बना दीजिए, तो इनपुट डॉट वैल्यू ये हमने बना दिया। ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर इसको कंसोल कर देंगे ओबीजे को, यानी कि जो हमारा ओबीजे है उसको हम कंसोल डॉट लॉग कर करके ये प्रिंट कर देंगे। यहाँ प्रिंट कर दीजिएगा, टर्मिनेट कर देंगे और फिर से यहाँ पर आएंगे। एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा, कंसोल में जाएंगे, कंसोल में आ गया, कर लूँगा, क्लियर कर लूँगा। यहाँ पर मैंने लिखा जस्ट। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया। हमें क्या करना है, उसी एरे में पुश करना है, पुश करते हुए चलना है। ये जो एरे हमने बनाया ऊपर की तरफ,
इसी में पुश करते हुए चलना है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ देखिए, अगर हम बिना लिखे कुछ यहाँ पर सबमिट कर दें, तो यहाँ पर एम्प्टी चला जा रहा है, इसलिए एम्प्टी नहीं जाना चाहिए। एम्प्टी नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा जो कंसोल है, कंट्रोल एक्स कीजिए और यहाँ पर एक कंडीशन पास कीजिए, इफ़ इनपुट डॉट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है, तब हम ये काम करेंगे। लेकिन अगर एम्प्टी है, तो एल्स डिफाइन कीजिएगा इस चीज़ का और यहाँ स्वेल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। स्वेल आपका जो है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर देखिए इंडेक्स डॉट जो इसका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, में आपका जो है सारा लिंक होगा। मे बी ना लिंक अगर आपने किया हो, तो होम पेज के अंदर से जो लिंक होगा सुई टेलेट का, फ़ॉन्ट और सम का, टेलविन से तो वो कॉपी करके डाल देंगे। यहाँ पर आइए, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया एम्प्टी फील्ड, ठीक है? ये मैंने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया कैटेगरी। अच्छा, मुझसे कहीं पर भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है, तो आप उसको जो है ठीक करके लिखें, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझसे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकता है। कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर मैं वार्निंग का आइकन दे दूँ। ये हो गया वार्निंग, टर्मिनेट कर दूँ। अगर अभी आप बिना लिखे आगे बढ़ेंगे, तो वार्निंग का आइकन आएगा, ये देखिए एम्प्टी फील्ड। अगर हम कुछ लिख दें, सबमिट कर दें, तो ये हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाए। ये मिल गया जो हमने लिखा, ठीक है? ये हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है? जो हमने यहाँ पर इनपुट किया। अब हमें क्या करना है, अब इसको पुश करना है एरे में। तो ये जो हमारा एरे ऊपर की तरफ, उसमें पुश कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, कैट कैट डेटा डॉट पुश। इसके लिए पुश फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट को दे देंगे, पुश कर देगा। और इसके नीचे अगर आप प्रिंट करेंगे ना कंसोल डॉट लॉग का यूज करके कैट डेटा को, तो देखिए इसमें एरफ ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा पुश होता चला जाएगा और प्रिंट होता रहेगा। मैं कंसोल में जाऊँगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लियर किया और यहाँ लिखा मैंने एजुकेशन, ठीक है? तो देखिए कैसे स्टोर होगा, ये अरे बना, इसमें पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये एजुकेशन। दूसरा अगर हम यहाँ पर लिखें, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से फूड्स ब्लॉक्स, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो इसी एरे में दूसरा भी पुश हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है लोकल स्टोरेज में। की कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है, नहीं कि लोकल स्टोरेज में यहाँ स्टोर करें। जैसे लोकल स्टोरेज में ये जो ईमेल है ना, इसी का पर्टिकुलर ये कैटेगरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग जो है रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं, तो सभी का अलग-अलग कैटेगरी होना चाहिए। इसलिए हमने का जो फर्स्ट नेम का जो ईमेल का फर्स्ट लेटर वो रीड करके रखा है। तो की कैसे बनेगा समझिए ज़रा। यहाँ लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और की हमारा बनेगा बैक टिक, स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पर बैक टिक, ये सिंगल कोट नहीं है, बैक टिक है। डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल दीजिएगा इस तरीके से और यहाँ पर की दे दीजिएगा। तो की हो गया, वह अंडरस्कोर हमें इसके साथ कैटेगरी ऐड करना है, तो की अंडरस्कोर कैटेगरी ये रेट करना है। इतना करने के बाद कॉमा से सेपरेट करेंगे और जो आपका डेटा स्टोर करना है वो दे दी, तो जेसन डॉट स्टिंगिफाई करेंगे ताकि डेटा हमारा जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन सा डेटा स्टोर करना है, कैट डेटा, बस इतना करना है तो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमें सोयल का मैसेज देना है, तो हम सोयल का मैसेज दे देते हैं, ठीक है? तो ये सोयल है फंक्शन, यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से सक्सेस और यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरी एडेड एडेड, ठीक है? और यहाँ पर सक्सेसफुली, और ये जो आका आपका आइकन है इसको आप सक्सेस कर दीजिए। ये हो गया, ठीक है? इतना करना है। इतना करने के बाद अगर हम देखेंगे ना, मैंने यहाँ पर एजुकेशन लिखा तरीके से और सबमिट पे क्लिक किया, तो देखिए कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली और यहाँ पर जाकर के देखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको कैटेगरी दिखेगा। देखिए लोकल स्टोरेज में ए अंडरस्कोर कैटेगरी के नाम से की बना और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से अगर हम अगला यहाँ पर स्टोर करें, जैसे मैंने लिखा ब्लॉक्स, ठीक है? सबमिट करेंगे, इसमें ब्लॉक्स भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर हम अगला स्टोर करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेक्निकल टेक्निकल और यहाँ पर मैंने लिखा सबमिट किया, तो इसमें ये भी आ जाएगा। लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर आप पेज रिफ्रेश करके, पेज हमने रिफ्रेश किया, अभी मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया और पेज रिफ्रेश करने के बाद अगर आप यहाँ से कुछ स्टोर करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी में जाता हूँ फिर से और यहाँ मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये सारा डेटा लॉस हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर सिर्फ हेलो बचा। तो जब तक आप पेज रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक तो ये ठीक चलेगा, लेकिन जैसे आप पेज रिफ्रेश करेंगे ना, ये सारा डेटा यहाँ का लॉस्ट हो जाएगा। ये चल रहा है, हम जैसे पेज रिफ्रेश करके दोबारा सबमिट करेंगे तो जो प्रीवियस डेटा था वो चला जाएगा, इसलिए हमें प्रीवियस डेटा रीड करके रखना है। अगर ये कैटेगरी है तो यहाँ पर रीड करके उसी एरे में अपडेट कर देंगे प्रीवियस डेटा को। कैसे रीड होगा, पहला काम यही करना है, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको डेटा रीड करना है और इसमें अपडेट करना है एरे में, ठीक है? तो यहाँ पर हम की है
के ठीक नीचे सबमिट करने से ठीक पहले एक कंडीशन पास करेंगे, इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और की कैसे बनता है, बैकटिक स्टार्ट कीजिएगा, डॉलर के साथ यहाँ पर टेम्पलेट लिटल दीजिएगा और ये की हो जाएगा अंडरस्कोर कैटेगरी। इसी को हम रीड करेंगे ना, क्योंकि इसी के नाम से की बनता है। अगर ये इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, इसका मतलब है नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैट डेटा है इसमें जो डेटा उसमें पड़ा हुआ है वो रीड करके रख लेंगे पेज लोड होते ही। तो कैट डेटा इज इक्वल टू हम डिफाइन कर देंगे जेसन डॉट पार्स, और यही की रीड कर लेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कीजिए और ये जो जेसन डॉट पार्स फंक्शन इसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो आप कितना भी पेज रिफ्रेश करेंगे आपका डेटा लॉस नहीं होगा, जो पहले से डेटा पड़ा हुआ है वो पड़ा का पड़ा रह जाएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है सिक्स से एजुकेशन और सबमिट पे क्लिक करूँगा। देखिए जो पहले से डेटा रहा होगा वो भी और ये भी साथ में दिखेगा। ठीक है, एप्लीकेशन में जाएंगे, ये रहा हमारा, ये देखिए सारा डेटा पड़ा हुआ। पहले तो इसकी को आप डिलीट कर दीजिए, मैंने डिलीट किया और मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने एजुकेशन लिखा, ये देखिए एक डेटा आ गया। अच्छा, इसकी को डिलीट करने के बाद आपको पेज रिफ्रेश करना है, डिलीट किया और मैंने एक बार पेज रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, पेज रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पर आप कुछ लिखिए ज़रा, तो मैंने तरीके से लिखा एजुकेशन, मैंने सबमिट किया, ये देखिए एक डेटा आ गया। अब अगर हम दोबारा फिर से यहाँ पर कुछ लिखें, जैसे मैंने लिखा फूड ब्लॉग्स सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये भी आ गया। इसी तरीके से आप सबमिट करते जाइए। अब अगर मैं पेज रिफ्रेश करने के बाद भी स्टोर करूँ ना, तो इसी के आगे जुड़ेगा वो। तो मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, और सबमिट पे क्लिक करूँ, देखिए इसी के आगे आएगा। ये डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो हमने कैटेगरी पे काम फिनिश कर लिया। अब कैटेगरी को हमें यहाँ शो करना है, जो हमने स्टोर किया वो यहाँ शो करना है, और एडिट और डिलीट का भी काम करना है हमें, कि कैटेगरी डिलीट होना चाहिए और अपडेट भी होना चाहिए। तो इस पे भी काम करना है। फिलहाल हमने कैटेगरी शो कर लिया है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। किसी भी तरह का इशू है तो ज़रूर पूछिए आप लोग।